गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं और दीपिका हाजिर है आपके सामने 1 घंटे का ये सुपर हिट बुलेटिन लेकर। जी हाँ, जिसमें देश और दुनिया की हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। बात उस महा तूफान की भी होगी जो गुजरात के तट की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग कितने डरे हुए हैं, तैयारियां टीम की तरफ से क्या की गई हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। तो शुरुआत श्वेता हम इसी खबर के साथ करने वाले हैं। महा तूफान को लेकर के जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो यही है कि बहुत तेजी के साथ वो तट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और ये भी बताया जा रहा है कि आज जब ये तूफान लैंडफॉल करेगा बिपरजॉय, तो उसकी जो हवा की स्पीड हो सकती है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। ऐसे में बड़े नुकसान का अंदेशा है, लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तेज हवा का झोंका सब कुछ उड़ा देने पर आमादा है। तटीय इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। ये महा तूफान के आने से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। खास बात यह है कि इस तबाही का ट्रेलर अभी से नजर आ रहा है। गुजरात के राजकोट से आई इस तस्वीर को देखिए। राजकोट में बेहद तेज हवा बह रही है और इस हवा का असर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर भी दिख रहा है। पहले एक स्कूटी की सीट ऊपर उठी और फिर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल अपने आप चलकर गिर पड़ी। साथ ही एक और स्कूटी पर भी इसका असर नजर आया। अभी से जब ये हाल है तो जब महा तूफान लैंडफॉल करेगा तब क्या होगा, अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। माना जा रहा है कि जब ये तूफान तट से टकराएगा उस वक्त 135 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इन हवाओं के साथ जोरदार बारिश की भी संभावना जताई गई है। संभावित तबाही से निपटने के लिए जहां एक और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। तूफान बिपरजॉय अब अति गंभीर चक्रवात में बदल चुका है। तबाही की आहट के बीच गुजरात के तटीय इलाके हाई अलर्ट पर हैं, ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। हर बीतता पल महा तूफान बिपरजॉय को और करीब ला रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम खुद पल पल की जानकारी हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने एक आपदा को लेकर के मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में कई बड़े निर्देश दिए हैं और उस निर्देश के अनुसार अमल करने के लिए भी कहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने से रोका जा सके। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट की ओर बढ़ रहा है। हर बदलता वक्त एक ओर जहां खतरे को और नजदीक ला रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे निपटने की तैयारियों को भी और मुकम्मल कर रहा है। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गुजरात के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हर कर्मचारी और मौसम विभाग, सबकी नजर इस वक्त सिर्फ बिपरजॉय तूफान पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कल ही अमित शाह ने आपातकालीन प्रबंधन की समीक्षा की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला के साथ चर्चा की। गुजरात सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, सचिव और डीएम के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य सरकार के साथ सीधे संपर्क में है, जिला इकाइयों के साथ संपर्क में है। कल केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बैठक ली। बैठक में 0 कैजुअलिटीज का प्लानिंग दिया गया। वही प्लानिंग के मुताबिक हम लोग कामगिरी कर रहे हैं। जिस तेजी से तूफान आगे बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से इससे निपटने की तैयारी की जा रही है, जो अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब इंतजार उस ताकतवर तूफान का है जो तबाही बरपाने पर आमादा है। जखाऊ पोर्ट से हम आगे हैं करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन यहाँ भी समुद्र की लहरें आने वाली तबाही का संकेत दे रही हैं। और मेरे एनीमोमीटर पर यानी विंड मीटर पर मैं आपको इस समय हवा की रफ्तार दिखाता हूं। करीब 47 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं यहां पर चल रही हैं।
तो इस साइक्लोन बिपरजॉय को देखते हुए गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि गुजरात के कई ऐसे शहर हैं जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है और इसी बीच समुद्र की जो लहरें हैं वो एक बार फिर से तेजी से उठने लगी। जी, आपको ये भी बता दें कि बदलते हालात में जहां एक तरफ द्वारका के एकादश महारुद्र महादेव मंदिर में समंदर का पानी घुस गया है, तो दूसरी तरफ गुजरात के मांडवी में भी तूफान का असर अब नजर आ रहा है। तेज हवाएं चल रही है और मूसलाधार बारिश भी हो रही है। समंदर में उठती ये लहरें बता रही हैं कि आने वाले कुछ घंटे कैसे रहने वाले हैं। अरब सागर पूरे उफान पर है, इसकी लहरें उफान मार रही हैं। यही कारण है कि गुजरात के निचले इलाकों में समंदर का पानी भरता जा रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये द्वारका के एकादश महारुद्र महादेव मंदिर की तस्वीर है। अरब सागर की लहरें इतनी तेज उठ रही हैं कि मंदिर में भी समंदर का पानी घुस गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां समुद्री पानी ने डेरा डाल रखा है। कुछ घंटों के बाद महातूफान बिपरजॉय तट से टकराएगा। उसके पहले गुजरात के मांडवी में महातूफान का असर दिखना शुरू हो चुका है। आप ये एक पूरा खुला समुद्र और इस समुद्र के बीचों बीच से निकलेगा बिपरजॉय। अभी जो हवाएं चल रही हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त ही खड़ा हो पाना मुश्किल है। और सोचिए, जब दुगनी गति से हवाएं चलेंगी तो क्या परिस्थिति होगी। बीच का आप देखिए परिस्थिति क्या है। ये देखिए, इस तरफ मैं कहूंगा मेरे कैमरा पर्सन को कि आपको दिखाएं, यहाँ पे सारा जो भी हाई टाइड के कारण सारा कचरा अब ऊपर की तरफ आने लगा है। ये ग्रेड 2 कहलाता है। तो महातूफान बिपरजॉय को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। द्वारकाधीश के कपाट बंद कर दिए गए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के कपाट भी दर्शन के लिए आज बंद है। और लोगों को तो पहले से ही कह दिया गया है कि आप समुद्र किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। और साथ ही खास बात ये भी है कि 8 जिलों के 74,000 लोगों को पहले ही राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी खबर आपको दिखाता है। तैयारी पूरी हो चुकी है, इंतजार अब महातूफान का है। घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बिपरजॉय तूफान से आने वाली तबाही को लेकर घबराहट है। लेकिन आज का हिंदुस्तान इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गुजरात के अलग अलग जिलों से अब तक 74,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। इसमें कच्छ जिले से 34,300, जामनगर से करीब 10,000, मोरबी से 9,243, राजकोट से 6,089, द्वारका से 5,035, जूनागढ़ से 4,604, पोरबंदर से 3,469 और गिर सोमनाथ से 1,605 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। गुजरात में कई जगहों पर शेल्टर होम तैयार किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को शरण दी गई है। इस शेल्टर होम में रहने के साथ साथ खाने पीने की तमाम तैयारी की जा चुकी है। इस वक्त जो मांडवी है उसके मस्का तहसील के अंदर आए हैं एक, और यहाँ पर जो सेंटर है वहां पर कैसे शरणार्थी हैं आप देख सकते हैं। 105 जितने शरणार्थी यहाँ पे है। बड़ी संख्या में इन्हें आसपास के क्षेत्रों से लाया गया है। इन सब की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पे उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अभी आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ये पूरा एरिया है। पर तैयारियों की जो हम बात करें तो यहाँ पे लाइट है, पंखे हों। हालांकि आसपास के गाँव में लाइट नहीं है, पर फिर भी जनरेटर से इनकी लाइट की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार भी मुस्तैद है। सीएम भूपेंद्र पटेल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से लगातार निगरानी रखे हुए हैं। तो ये महातूफान तट से टकराया उससे पहले ही तूफानी ट्रेलर भी सामने आ चुके हैं और सिर्फ इसका असर गुजरात ही नहीं, गुजरात के अलग अलग शहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी असर देखने को मिल सकता है। तो महातूफान को लेकर के अलर्ट जरूर है, लेकिन महातूफान के टकराने से पहले जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसने सबको दहशत में डाल दिया है। आज कुछ इस तरह के हालात गुजरात के तटीय इलाकों में दिखाई दे सकते हैं। बिपरजॉय महातूफान अपने साथ जोरदार बारिश के साथ तेज हवाएं लेकर आने वाला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तबाही जोरदार हो सकती है और इसका ट्रेलर भी दिखाई दे रहा है। ट्रेलर अगर इस तरीके का है तो जब ये तूफान यहाँ पर आएगा, लैंडफॉल करेगा तो किस तरीके से तबाही मचाएगा, और जब ये लैंडफॉल होकर गुजर जाएगा, यहाँ से जब तूफान आगे बढ़ेगा, मैदानी इलाकों में जब प्रवेश करेगा तो अपने पीछे बर्बादी के कितने निशान छोड़कर जाएगा, हम और आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ये छोटे मोटे घर उन लोगों के जो कि यहाँ पर काम करते थे
वो किस तरीके से यहाँ से जाने के लिए, छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालात से निपटने और राहत बचाव के लिए गुजरात के तटीय इलाकों में टीमें तैनात कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की 18 टीम, एसडीआरएफ की 12 टीम, राज्य सड़क एवं भवन विभाग की 115 टीम और राज्य बिजली विभाग की 397 टीमों की तैनाती की गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं, ये एनडीआरएफ का नक्शा है, किस तरह से पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में 18 से ज्यादा टीम्स यहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। अगर आपको नक्शे में दिखाना चाहें, गुजरात और दीव में टीम्स लगाई गई हैं, जिसमें से 17 डिप्लॉय की हैं, एक रिजर्व में है। वलसाड़ का इलाका है, वहां पर एक टीम है। मुंबई में 5 टीमें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर कुल संख्या हम देखें तो 14 टीमें यहां पर लगा दी गई हैं, जिसमें से 6 डिप्लॉयड हैं और 8 रिजर्व में रखी गई हैं। इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी महातूफान बिपरजॉय के कहर बरपाने के आसार हैं। कराची के तटीय इलाकों में समंदर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। तेज हवाओं के साथ समंदर की लहरें 35 फीट ऊपर तक पहुंच गई हैं। हाई टाइड की वजह से समंदर के किनारे बने होटलों में भी पानी दाखिल हो गया। कराची बंदरगाह के आसपास चलने वाले सभी रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। कराची के सी व्यू 2 दरिया रोड पर प्रशासन ने सभी रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया है। देर रात हाई टाइड के कारण पानी रिहायशी इलाकों तक आ गया और कई रेस्टोरेंट पानी में डूबे नजर आए। समंदर की ऊंची लहरें रेस्टोरेंट के पहली मंजिल तक पहुंच जा रही हैं। और चलिए आगे बढ़। भीषण आग की ये तस्वीर अमेरिका के शिकागो से आई, जहां पर शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। फायर फाइटर्स की टीम लगातार आग बुझाने में जुटी है। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रॉफी के मॉडल के साथ जश्न मनाने का ये वीडियो अमेरिका के लॉस वेगास का है। ये सभी लास वेगास गोल्डन नाइट्स के फैंस हैं, जिन्हें उनकी टीम ने बड़ा तोहफा दिया। कल गोल्डन नाइट्स का फ्लोरिडा पैंथर्स के साथ हॉकी में स्टैनली कप का खिताबी मुकाबला हुआ था, जिसमें लास वेगास ने फ्लोरिडा पैंथर्स को 9-3 से करारी मात देकर यह खिताब पहली बार अपने नाम किया। जिसके बाद गोल्डन नाइट्स के फैन विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए सड़क पर आ गए। अमेरिका में गन फायर की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। फायरिंग का लेटेस्ट वीडियो डेनवर शहर का है। बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल मैच के बाद हजारों लोग जश्न मनाने सड़कों पर थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। गहमा गहमी का वीडियो जापान से आया। तस्वीर जापान के गिफू प्रोविंस के शूटिंग रेंज की, जहां पर जापानी आर्मी के एक जवान ने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसके बाद सनसनी मच गई। फायरिंग में घायल 3 जवानों में से एक की हालत गंभीर है। आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया। एयर स्ट्राइक की तस्वीर सीरिया की राजधानी दमिश्क की है, जहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गईं। सीरिया ने इजराइल पर हवाई हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि इस अटैक में सीरियाई सेना का एक जवान घायल हो गया। वहीं सीरिया ने इजराइल की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया, जिस पर इजराइल ने कोई टिप्पणी नहीं की। और चलिए दुनिया की टॉप खबरों के बाद बात करते हैं राज्यों की खबरों का। पहले से 2 बीवियां, 2 बच्चे, बावजूद इसके गुरु शिष्य की परंपरा को कैसे एक मौलवी साहब ने कलंकित किया है, वो आपको इस आगे रिपोर्ट में हम दिखा देंगे। जी हाँ, इस शख्स का नाम सद्दाम है, जो कि अभी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसने एक झूठा निकाहनामा बनवा करके अपनी ही छात्रा का निकाह तुड़वा दिया है। पूरी खबर आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दरअसल यहां सद्दाम हुसैन नाम के ट्यूशन टीचर ने छात्रा का फॉर्म भरने के नाम पर पहले आधार कार्ड लिया और फिर इस आधार कार्ड की मदद से फर्जी निकाहनामा बनवाकर युवती की शादी तुड़वा दी। पीड़ित परिवार ने आरोपी सद्दाम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वही सद्दाम नाम का एक लड़का था, वही जाके शादी तोड़ दिया। हमारे घर पूरे मेहमान आ गए थे। इस सद्दाम को पहले जानते थे आप लोग? कोचिंग पढ़ाने आता था यहाँ पे। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के बड़गो की रहने वाली नरगिस का निकाह 14 जून 2023 को होना था। मोहल्ले में ही रहने वाला सद्दाम नरगिस को घर आकर ट्यूशन पढ़ाता था।
सद्दाम ने जहां नरगिस के आधार कार्ड से फर्जी निकाहनामा बनवाया, तो वहीं जहां नरगिस की शादी होने वाली थी, उनके यहां पहुंचकर नरगिस को अपनी पत्नी बताकर रिश्ता तोड़वा दिया। बता दें कि सद्दाम पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि वो पहले भी 2 बार निकाह कर चुका है। फिलहाल एक पत्नी उनके साथ रहती भी है। नरगिस के माता पिता शादी की पूरी तैयारी कर चुके थे। शादी में देने के लिए सारा सामान आ चुका था, कार्ड बांटे जा चुके थे, लेकिन सद्दाम की एक करतूत के चलते नरगिस का रिश्ता टूट गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। रिसेंटली इस लड़की की शादी तय हुई थी। उस शादी तय हुई उस परिवार से सद्दाम हुसैन ने मिलकर इस बच्ची की शादी तोड़वा दी। इसके बाद में दोनों प्रार्थी थाना पर पहुंचे। इस आधार पर 420, 465, 503 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है। सद्दाम की तलाश जारी है, उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। लव जिहाद के मामले में उत्तरकाशी अभी भी उबल रहा है। एक तरफ महापंचायत का चुनाव होना है, जिसको लेकर के रद्द कैंसिल कर दिया गया, और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। इधर मुस्लिम समुदाय ने भी महापंचायत बुलाई। 18 जून को होने वाली इस महापंचायत के बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि देवभूमि की शांत फिजाओं में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला गया। हालात ऐसे हो गए कि धारा 144 लगानी पड़ी। हम लोगों ने उन लोगों को किसी भी प्रकार से दुकान खाली करने के लिए नहीं बोला गया है। ना व्यापार मंडल के द्वारा उन्हें दुकान खाली करने के लिए कहा गया है, ना ही प्रशासन के द्वारा उन्हें दुकान खाली करने के लिए कहा गया है। पहाड़ों की शांत वादियों में पलायन का जोर है, सांप्रदायिकता का शोर है। एक हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने से खड़ा विवाद तूफान का रूप ले चुका है। सियासी तलवारें भी खिंच चुकी हैं। पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। बदलते हालात के बीच आज होने वाली महापंचायत को टाल दिया गया है। महापंचायत लव जिहाद पर कड़ा कानून और मुस्लिमों के वेरिफिकेशन की मांग कर रही थी। मुस्लिम के संगठनों के नाम से कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई संस्था यहाँ पर काम करती है तो निश्चित रूप से इसकी प्रतिक्रिया भी बड़ी तीव्र होगी। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों को भी यहाँ पर सतर्कता बरतनी चाहिए, और अगर ऐसा काम करते हैं उनको रोकना चाहिए, और नहीं रोक पाएंगे तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इन सब के बीच अब मुस्लिम समुदाय ने भी 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर दिया है, लिहाजा टकराव का डर बढ़ गया है। देहरादून के एसएसपी ने सीधे रूप से चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की तो एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक, जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तरकाशी में एक तरफ बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ लखनऊ के चर्चित जीवा मर्डर केस में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, और आशंका है कि इस रिपोर्ट के सामने आते ही सियासत गर्म हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जो आरोपी है विजय यादव, वो अभी पुलिस की रिमांड पर है, और पुलिस उससे जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जीवा मर्डर की सुपारी उसे किसने दी और क्यों दी, और साथ ही हथियार कहाँ से मिला। ये सब कुछ आज एसआईटी की टीम जानने की कोशिश करेगी पुलिस रिमांड के अंदर। लखनऊ के चर्चित जीवा शूटआउट कांड को नहीं भूले होंगे आप। वकील के भेष में आए शूटर विजय यादव ने कोर्ट रूम के अंदर गोली मारकर गैंगस्टर जीवा की हत्या कर दी थी। शूटआउट की जांच के लिए गठित एसआईटी आज इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। उत्तर प्रदेश शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, जिसमें एडीजी टेक्निकल मोहित अग्रवाल, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी और आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार को शामिल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कोर्ट परिसर की सुरक्षा में चूक की पुष्टि हुई है। इस बीच शूटर विजय यादव पुलिस रिमांड में है। इस दौरान उससे पूछताछ की जा रही है। रिमांड के दौरान कातिल विजय को पुलिस लखनऊ, बहराइच, जौनपुर, मुंगेर और मुंबई लेकर जा सकती है। दरअसल शूटर विजय यादव से पुलिस जानना चाहती है कि शूटर विजय को किसने और क्यों सुपारी दी थी, विजय के पास हथियार कहां से आया, हत्याकांड में विजय की मदद किस किस ने की।
बता दें कि इससे पहले शूटर विजय यादव ने बताया था कि नेपाल में 20 लाख रुपए में हुई थी मुख्तार के राइट हैंड संजीव जीवा की हत्या की डील। लखनऊ जेल में आतिफ की दाढ़ी नोचता था जीवा। चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर कौन से वीडियोस जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। 2 मिनट में देखिए वायरल वीडियोस। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे एक शख्स खड़ा है जिसके हाथों में कुछ पन्ने हैं जिसे वो पढ़ रहा है। इसी दौरान एक बेकाबू ट्रक आकर इस शख्स को जोरदार टक्कर मार देता है। गनीमत रही कि इस हादसे में शख्स की जान बाल बाल बच गई। काव अटैक का ये वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तस्वीरों में देखिए आप कि किस तरह से गाय खूंटी से बंधी हुई है और इस दौरान ये शख्स यहां से गुजरता है। तभी ये गाय चुपके से इस शख्स को जोरदार टक्कर मार देती है। इसमें यह शख्स हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को आप देखिए। इसमें इस शख्स की लापरवाही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरों में देखिए, रेलवे क्रॉसिंग पर इस शख्स पहले अपनी गाड़ी से निकलता है, फिर उसके बाद रेलवे फाटक को उठाने लगता है। इसी बीच ट्रेन आती है और अपनी हाई स्पीड रफ्तार से इस गाड़ी को टक्कर मारकर आगे निकल जाती है। अब यूजर्स शख्स को ट्रोल कर रहे हैं। यह वीडियो भी इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप। एक नकाबपोश लुटेरा चाकू के साथ इस मेगा स्टोर में घुसा। चाकू के बल पर लूटपाट की कोशिश भी की, लेकिन दुकान का मालिक इस लुटेरे पर पिस्तौल तान देता है। इसके बाद लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल का धमाल मचाया हुआ है। तस्वीरें देखिए। स्कूटी के ऊपर एक महिला खड़ी नजर आ रही है। महिला स्टंट के जरिए जमीन पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से ये जमीन पर ही गिर गई। इसके बाद इस महिला को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। और टॉप वायरल खबरों के बाद चलिए बात करते हैं टॉप पॉलिटिकल खबरों की। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा होना तय है। और इसके बाद बीजेपी भी काफी ज्यादा हमलावर है। आखिर कौन है कांग्रेस का ये नेता और साथ ही इन्होंने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दिया है, बीजेपी क्यों पलटवार कर रही है, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। मीडिया ने जब उनसे पीएम मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने पीएम मोदी के पिता को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। अरुण यादव शायद ये भूल गए कि पीएम नरेंद्र मोदी के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया तो बीजेपी ने पूरी कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं, गाली गलौज की दुकान है और वो फिर से एक बार प्रमाणित कर रही है। जिस प्रकार की भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी अरुण यादव कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता ने की है प्रधानमंत्री जी के पिताजी के विषय में, ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। मौत का सौदागर, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, उनके माता और पिता को गालियां देना जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, दरअसल ये दुकान है गाली गलौज, धमकी और इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली दुकान है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस की ओछी सोच है। अपनी शर्मनाक टिप्पणी के लिए अरुण यादव समेत कमलनाथ और राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस दल के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनका ही चरित्र इस प्रकार का है कि राहुल गांधी जी ने शायद यही इनको सिखाया होगा। हम तो सम्मान करते हैं, सुभाष यादव जी का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें मोदी जी ने जो सिखाया है वो संस्कारों की राजनीति हमें सिखाई है। लेकिन राहुल गांधी जी ने शायद उन्हें यही संस्कार दिए हैं, कांग्रेस के यही संस्कार हैं जो चरितार्थ होते हैं। बता दें कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर रहेंगे। बीजेपी पीएम के इस दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है।
और अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है। सियासी पारा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार विकास कार्यों का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम जल्द निपटाने का निर्देश दिया। आखिर इतनी जल्दबाजी में नीतीश कुमार क्यों है, वो इस रिपोर्ट में जानिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। दरअसल सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि चुनाव अगले साल हों। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है, समझ गए ना। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी। कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा, कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए, इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस सब चीज में जरा तेजी से काम कर। हालांकि लोकसभा चुनाव कब होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने रैलियों और चुनाव प्रचार अभी से शुरू कर दिया है। जून महीने की 29 तारीख को मुंगेर के लखीसराय में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे। इससे पहले 24 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झंझारपुर में जनसभा करेंगे। बिहार में विपक्षी पार्टियों की 23 जून को बैठक होने जा रही है। इस बैठक का जवाब देने के लिए बीजेपी भी तैयारी कर रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद के हालात को लेकर बीजेपी में चर्चा हुई है। इसके अलावा किन किन दलों से गठबंधन होना है, बीजेपी इस पर भी मंथन कर रही है। कुल मिलाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करते हैं। इस साल 19 मार्च को लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था और इस दौरान उच्चायोग के ऊपर लगे तिरंगे को भी उतार दिया था और उच्चायोग में तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई थी। जी हाँ, और इसमें अमृतपाल सिंह का बेहद करीबी अवतार सिंह का नाम सामने आ रहा है। हो सकता है कि उसी का ये सब कुछ किया था रहा हो। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी खांडा को बर्मिंघम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि खांडा को जहर दिया गया है। खांडा पर आरोप है कि उसने अमृतपाल को फरार रहने के दौरान 37 दिन तक पनाह दी थी। खांडा को हाल ही में लंदन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर लहरा रहे तिरंगे को उतारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में खांडा ने लंदन में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन और हमले को लीड किया था। अब इस मामले की जांच एनआईए की तरफ से की जा रही है। कौन है अवतार सिंह खांडा? भारतीय एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह खांडा बम बनाने में एक्सपर्ट है और अमृतपाल सिंह को पंजाब में लॉन्च करने के पीछे उसी का दिमाग बताया जाता है। अवतार सिंह का जन्म भी मोगा के रोड़े में हुआ था। अवतार का पूरा परिवार खालिस्तान आंदोलन से जुड़ा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अवतार सिंह खांडा अमृतपाल का गॉडफादर है और खांडा ने भारत आने से पहले अमृतपाल को पूरी ट्रेनिंग दी थी। दरअसल पंजाब में अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीते 19 मार्च को लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायोग की बिल्डिंग पर लगे तिरंगे को उतार दिया था और उच्चायोग में तोड़फोड़ की कोशिश की थी। एनआईए ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर 19 मार्च को हमला करने वालों की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। वीडियो के साथ ही लोगों से खालिस्तानी समर्थकों की पहचान कर व्हाट्सएप नंबर 7290009373 पर भेजने की अपील की गई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 7 महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज करने के बाद एसआईटी ने पीड़ित पहलवानों के धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए थे। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किए गए थे। बृजभूषण सिंह ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। चार्जशीट दाखिल हो रही है और क्या आप लग रहा है कि आप राजनीति के शिकार हैं इसमें? मैं कांग्रेस का शिकार हूँ, विस्तार से बोलेंगे फिर, लेकिन मैं शिकार कांग्रेस का हूँ। हालांकि आज दायर होने वाली चार्जशीट पर बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। देखिए, मेरे बोलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, कोई बनता नहीं है। अगर बनेगा तो कल आने दीजिए कोर्ट में, अगर कुछ बनेगा तो अगर मुझे बोलना जरूरी होगा तो बोलेंगे। महिला रेसलर्स ने बृजभूषण पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन देशों के रेसलिंग महासंघों को पत्र लिखकर टूर्नामेंट के वीडियोज, फुटेज और एथलीटों के ठहरने की जगह का वीडियो उपलब्ध कराने की अपील की है। विदेशों से जो भी जानकारी मिलेगी उसे लेकर दिल्ली पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है। एसआईटी ने मामले में 180 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। पुलिस की टीम बृजभूषण के गोंडा स्थित आवास पर भी गई थी, जहां उनके रिश्तेदारों, सहकर्मियों, घरेलू कर्मचारियों और उनके सहयोगियों से पूछताछ की गई थी। और बात अयोध्या की करें तो राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। पूरे अयोध्या नगरी को आधुनिक बनाने की तैयारी की जा रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट भी अधिकारियों से ले रहे हैं। तो अयोध्या में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, अधिकारियों के साथ बैठक की और आज 2024 का शंखनाद भी अयोध्या से वो करने वाले हैं। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां से वो चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। योगी सुबह करीब 10:30 बजे भरतकुंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी युवा मोर्चा की रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाज से अयोध्या में चल रही कई प्रोजेक्ट्स पर सरकार की नजर है। सरकार की कोशिश है कि जितने भी अहम प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें तय डेडलाइन के भीतर जनवरी 2024 से पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। हर प्रोजेक्ट पर सीएम योगी बारीकी से नजर रख रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी हनुमानगढ़ी में नतमस्तक हुए और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के भी दर्शन किए और मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी ने गुप्तार घाट का भी निरीक्षण किया। बता दें कि गुप्तार घाट के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। और टॉप पॉलिटिकल खबरों के बाद अब बारी एंटरटेनमेंट की। 2 मिनट का हमारे सेगमेंट देखिए। अभिषेक बच्चन और नोरा फतेही का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। अभिषेक ने उसी सुपरहिट गाने पर नोरा के साथ डांस किया, जिस गाने पर उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर ऐश्वर्या राय के साथ धमाल मचाया था। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इसी को लेकर शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। फोटो में एक्ट्रेस स्विम सूट में नजर आ रही हैं, जिस पर फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा कि शिल्पा और अनिल कपूर दोनों कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। एक्टर ऋतिक रोशन अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत करते हैं और फैंस को हेल्दी रहने का मैसेज भी देते हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो कड़ी धूप में अपनी मस्कुलर बॉडी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। एक्ट्रेस अदा शर्मा को फिल्म द केरल स्टोरी से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद एक्ट्रेस अदा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही हैं। खबर है कि अदा शर्मा को एक इंटरनेशनल मूवी का भी ऑफर मिला है, जिसमें वो फीमेल सुपर हीरो का किरदार निभाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदा ने फिल्म के लिए हामी भर दी है।
प्रभास और कृति सानन की फिल्म आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही रिलीज होने वाली है। इसी बीच दोनों कलाकारों के बीच अफेयर की अफवाहें भी जोरों पर हैं। इसी बीच में एक्ट्रेस ने प्रभास की तारीफों के पुल बांध दिए। प्रभास की तारीफ करते हुए कृति ने कहा कि प्रभास जमीन से जुड़े इंसान हैं और उनमें इंसानियत है। इतना ही नहीं, कृति ने प्रभास की आंखों की भी तारीफ की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोलकाता की, जहां पर एयरपोर्ट में कल भीषण आग लगी। हालांकि इस आग को देखते हुए हर तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया, हड़कंप मच गया। लेकिन आग लगने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आग कैसे लगी, कहां लगी, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जिस वक्त आग लगी उसके बाद भारी भीड़ थी, उसे कैसे कंट्रोल किया गया, अफरा तफरी के माहौल को कैसे संभाला गया, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। भारी भीड़ नजर आ रही है। एयरपोर्ट का पूरा इलाका धुआं धुआं हो रहा है। एयरपोर्ट पर आग की लपटें उठ रही हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। स्टाफ भी आग बुझाने की कोशिश में लगा है। भयानक आग की तस्वीरें कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई हैं, जहां अचानक आग लगने से हालात बेकाबू हो गए। ये आग एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर लगी। आग की खबर जैसे ही फैली तो एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धुएं के कारण यात्रियों और कर्मचारियों को टर्मिनल भवन से बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दीपिका, मैं और आप जब भी कहीं जाते हैं तो पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा करके हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि पार्किंग में हमारी गाड़ी सेफ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पार्किंग में भी आपकी गाड़ी सेफ ना हो तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही एक मामला पंजाब के मोहाली से सामने आया है। जी हाँ, थोड़ी सी लापरवाही और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। 21 सेकंड का ये वीडियो आपको हैरान, सावधान और सतर्क करेगा। वीडियो में सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक बार फिर से इस विनाशकारी वीडियो को देखिए। पार्किंग में काफी सारी बाइक खड़ी हुई है। 2 गाड़ियां भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। चंद सेकंड्स में पूरी पार्किंग धंस गई और पार्किंग में खड़ी बाइक और गाड़ियां खिलौने की तरह गिरने लगी। हैरान और परेशान करने वाला ये वीडियो पंजाब के मोहाली से सामने आया है, जहां सेक्टर 83 स्थित IT सिटी के एक प्लॉट में बेसमेंट के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पड़ोस की इमारत बनी पार्किंग का हिस्सा करीब 20 फीट नीचे धंस गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पार्किंग के कर्मचारी लंच करने के लिए बिल्डिंग से बाहर थे। आरोपों के मुताबिक ये खुदाई नियमों को ताक पर रखकर चल रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8-9-10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और धंसी हुई गाड़ियों को बाहर निकालने का काम शुरू कराया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर प्लॉट के बेसमेंट की खुदाई कराने वाले मालिक की तलाश शुरू कर दी है। तो किस तरह से यहाँ पर लोगों की समस्याएं खड़ी हो गई। लेकिन समस्या आजकल लोगों को सफेद बालों को लेकर के भी काफी ज्यादा होती है कि उम्र आपकी ज्यादा है भी नहीं, फिर भी आपके बाल सफेद हो रहे हैं। लेकिन सफेद बालों को कैसे आप रोक सकते हैं, ये योगासन के जरिए आपको बता देते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ मैं दीपिका यादव और मेरे साथ एक बार फिर से योगिनी सोनम जुड़ चुकी हैं कुछ नया सिखाने के लिए। आप भी तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए। सोनम, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि आजकल आपने देखा होगा लोगों के बाल बहुत ही जल्दी वाइट होने लगे हैं, राइट? तो एज पर आयुर्वेद बोलता है कि आपके 45 या 50 साल से अगर पहले बाल वाइट होते हैं तो आपके बाल जल्दी वाइट हो रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आपका एजिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रहा है, राइट? तो पहला आसन है, आप मैट पे इस तरह खड़े हो जाइए। आपके दोनों पैरों के बीच में कम से कम 4 से 5 फीट का गैप हो। अपने हाथों को अपने कमर पे रख दीजिए। सांस छोड़े, अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा टिल्ट करें। कंफर्टेबल हो, अपने दोनों अंगूठों को इस तरह पकड़ लें, यहाँ भी रहें। अगर आपको और कंफर्टेबल लगे एल्बो को मोड़ें और कोशिश करें आपका सर ज़मीन से छू जाए इस तरह। 10 या 20 सेकेंड इस आसन में रहें। सामने देखें, अपनी कमर पे हाथ रखें,
सांस लें और धीरे धीरे आप वापस आ जाएं और वापस अपने स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं। उसके लिए हमें योगा मैट पे बैठ जाना है। आइए, इस आसन के लिए आपको इस तरह बैठ जाना है अपनी योगा मैट पे। दोनों पैरों को वी शेप में इस तरह फैला लें, ज़्यादा से ज़्यादा। पैरों को फ्लेक्स करें, स्पाइन को सीधा करें, दोनों हाथों को सामने लेकर जाएं। कोशिश करें कि आप अपने अंगूठे को फिर से इस तरह पकड़ पाएँ। नहीं पकड़ सकते तो हाथों को सीधा कर लें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, यहाँ पे या हाथों को सीधा। अगर आपसे बन पाए अपनी चेस्ट को नीचे टच करें और बन पाए तो अपने सर को नीचे लगा दें। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा योगासन, जिसको बोलते हैं कि ये योगासन का किंग है। इसको बोलते हैं शीर्षासन। दोनों हाथों को ज़मीन पे रख दें, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, अपने सर के क्राउन एरिया को यहाँ पे रखें। अब सिर्फ घुटनों को सीधा करें और चलें। पैरों को धीरे धीरे मोड़ लें। कंफर्टेबल लगे तो पैरों को सीधा करें और अगर बैलेंस बने तो पैरों को पूरा सीधा कर दें। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़ें और वापस ज़मीन पर आ जाएं। और इसके बाद आप बालासन करें। तो ये 3 योगा आसन आप 2 से 3 बार रिपीट करें। 30 सेकेंड या 1 मिनट होल्ड करके रखें। धीरे धीरे आपको कैपेसिटी बनेगा और आप देखेंगे आपके बाल जो वाइट हो रहे हैं वो रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो देखिए ये आसन आप ज़रूर घर पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि एज होने से पहले ही आपके बाल, जो काले बाल हैं, वो धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं और उसके बाद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सफ़ेद हो जाए, उससे पहले ही आप वक्त रहते इसे रोक लें और ये आसन अपने घर पर हर रोज़ प्रैक्टिस करें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही।